नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। रुक कर लेते हैं खबर की ओर। खबर लखनऊ से है, जहां देश के रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह अपने 3 दिवसीय को लेकर राजधानी लखनऊ आए हैं। दौरे के दूसरे दिन लखनऊ में चल रहे विभिन्न प्रकार के हो रहे विकास कार्यों की अवलोकन किया। साथ ही देर शाम अंबर फाउंडेशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इस दौरान लखनऊ उत्तरी के विधायक नीरज बोरा, विधान परिषद सदस्य मुकेश शर्मा, लखनऊ की मेयर सुषमा खरकवाल समेत कई महानुभाव मौजूद रहे। वहीं अंबर फाउंडेशन के इस कार्यक्रम में तमाम दृष्टिबाधित मरीज को मोतियाबिंद और तमाम आंखों की बीमारियों से निजात दिलाकर मुफ्त चश्मा वितरण किया गया। साथ ही तमाम गरीब बच्चों के स्कूल फीस फाउंडेशन की तरफ से भी दी गई है। सचमुच मेरे दिल को बहुत ही सुकून मिला है कि हमारे लखनऊ में ऐसे लोग हैं जो जनता और विशेष रूप से गरीब और जरूरतमंद जो जनता है उसकी सेवा के लिए अपनी जिंदगी भी वफाने को तैयार है। ये फाउंडेशन कैसे लोगों की इस हद तक जाकर सेवा कर रहा है, क्योंकि सेवा करने के लिए संसाधन की भी आवश्यकता होती है और मैं जानता हूं कि संसाधन की यानी रिसोर्सेस की एक सीमा होती है। मैं तो लखनऊ की जनता से भी आह्वान करना चाहता हूं कि ऐसे फाउंडेशन जो देश की, समाज के गरीबों की, जरूरतमंद लोगों की सेवा कर रहे हैं, ऐसे फाउंडेशन की लोगों के द्वारा मदद भी की जानी चाहिए। और आज मंच पर बैठे बैठे मैं सोच रहा था, मैं आपका प्रतिनिधि हूं, आपका सांसद हूं, मुझे भी इस फाउंडेशन के लिए कुछ करना चाहिए। मेरे मन में बात आई कि बहुत बड़ी चीज तो नहीं, मैं खुद तो नहीं दूंगा, दे सकता हूं, आपको आश्चर्य भी होगा, लेकिन इस अंबर फाउंडेशन को मैं अपनी तरफ से 5 लाख रुपए का मैं डोनेशन में दिलवाऊंगा ताकि ये अंबर फाउंडेशन और अधिक लोगों की सेवा कर सके। खबर लखनऊ से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 77वें जन्मदिवस की संध्या पर उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा के आवास पर दिल्ली से चलकर आए सफाई कर्मियों का सम्मान किया गया। आपको बता दें कि दिनेश शर्मा ने कहा है कि हवाई चप्पल पहनने वाले हवाई जहाज में सफर कर रहे हैं। अब देश बदल रहा है। दिल्ली से चलकर अयोध्या के लिए सफाई कर्मियों का दल जाकर रामलला का दर्शन भी करेगा। साथ ही तीसरी बार भी नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प लेंगे। संगम नगरी प्रयागराज में अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा की कार्यकारिणी और कार्य समिति की बैठक संपन्न हुई, जिसमें देश के चारों धाम के तीर्थ पुरोहित प्रयागराज पहुंचे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस दौरान उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने सरकार की कई परियोजनाओं का भी जिक्र किया है। तरह के आज पूरी दुनिया के अंदर जो जय जयकार हो रहा है, देश का जय जयकार हो रहा है, ये 1.25 करोड़ देशवासियों के कारण, यहाँ उपस्थित पुरोहितों के कारण, जो सभी लोगों का आशीर्वाद मोदी जी के साथ है। उनके जन्मदिन पर हम लोग आज उनकी एक तरह कहा जाए कि 17 को जन्मदिन पूर्व संध्या के अवसर पर ये पुरोहित भी सब आशीर्वाद दे रहे हैं उनके दीर्घायु के लिए, उनके यशस्वी के लिए, उनको आगे बढ़ने के लिए। ये मतलब सभी लोग एकत्रित हुए आशीर्वाद देने के लिए। सनातन धर्म पर लोग हमला कर रहे हैं, चाहे साउथ इंडिया में हो, सनातन धर्म को लेकर रामायण, तो यहाँ उनके लिए कोई संदेश? देखिए, सभी को दिशा दिया जाता है। सभी लोग अच्छे मार्ग पर चल रहे हैं, शांति और समृद्धि के रास्ते पर चल रहे हैं। ना आतंकवाद हो, न गुंडागर्दी हो, न वो हो। और यहाँ प्रस्ताव भी महेश पाठक जी लाने वाले हैं। और अब खबर गोंडा के कर्नलगंज से है, जहां जलाभिषेक के लिए कांवड़ियों का पहला जत्था बाबा पृथ्वीनाथ के लिए जल भरने सभी भक्त सरयू तट कर्नलगंज कटरा घाट पहुंच चुके हैं। भक्तों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। इसी के चलते जिलाधिकारी डॉक्टर नेहा शर्मा और पुलिस अधीक्षक अंकित मित्तल ने संयुक्त रूप से सरयू तट कटरा घाट का विस्तृत निरीक्षण किया। इस मौके पर उप जिलाधिकारी कर्नलगंज और प्रभारी निरीक्षक मौजूद रहे।
खबर अलीगढ़ से है, जहां क्रूर पति ने पत्नी के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। दरअसल पूरा मामला जिला अलीगढ़ के कोतवाली इगलास के गांव का है, जहां एक विवाहिता के द्वारा अपने पति पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। विवाहिता का कहना है कि उसके पति के द्वारा उसके साथ हर रोज मारपीट की घटना को अंजाम दिया जाता है। जब भी उसके द्वारा विरोध किया जाता है तो वो उसे जान से मारने की कोशिश की जाती है। बीते दिन भी महिला के साथ उसके पति ने जान से मारने की नीयत से उसके ऊपर खौलता हुआ तेल डाल दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। इगलास में विवाहिता के द्वारा आरोपी पति के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है, तो वहीं कोतवाल इगलास के द्वारा पूरे मामले में मुकदमा दर्ज करने का पीड़िता को आश्वासन दिया है। मेरे पति ने मतलब मैं पूड़ी बना रही तो धक्का मारा, जलाने की कोशिश करी थी। हम यूँ कहें दवा दिलवाने जाऊंगी तो ट्रक के नीचे दे दूंगा, यूँ कहते ये गिर गई। तो ये क्या डाला था तुम्हारे ये शरीर के ऊपर, क्या था ये? तेल। गरम तेल डाल दिया था? हाँ। तो किस चीज़ में था कि तेल जो है? मतलब पूड़ी बना रही, कढ़ाई में तेल था। तो वो कढ़ाई का तेल आपके ऊपर डाल दिया? हाँ। अब यूँ कह रहे हैं अब की बार तो बच गई, अब की बार न बचेगी, और अब की मेरे घर पे आ गई तो जो से ज़्यादा बुरी गत करूँगा। खबर लखनऊ के ठाकुरगंज थाना क्षेत्र से है, जहां स्थित एरा मेडिकल कॉलेज में बीपीटी के छात्र आर्यन की एमबीबीएस की बिल्डिंग से गिरकर संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। इस मामले को लेकर पुलिस शिकायत मिलने का इंतजार कर रही थी, लेकिन अब मृतक के परिजन की ओर से पुलिस को बिल्डिंग से फेंककर हत्या करने और हॉस्टल में सीनियर छात्रों द्वारा प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए तहरीर दी गई है। पुलिस अब इस मामले को दर्ज करते हुए बारीकी से जांच करने का दावा भी कर रही है। डीसीपी राहुल राज का कहना है कि मृतक छात्र आर्यन के परिजन की ओर से तहरीर हासिल हुई है। मामले की जांच पड़ताल की जा रही है, हर पहलू को बारीकी से देखा जाएगा। कॉलेज प्रशासन को भी लीगल नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। जांच के दौरान साक्ष्य मिलने के आधार पर जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एरा मेडिकल कॉलेज में एक लड़के की मृत्यु हुई थी, जिसमें तत्काल तो कोई भी तहरीर नहीं प्राप्त हुई थी हम लोग को, लेकिन अब जो है उसके पिता की तरफ से एक तहरीर दी गई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि उसको जो है निर्वस्त करके और फेंका गया है। उसकी पूरी तहरीर की हम जांच कर रहे हैं और जो तथ्य आएंगे उसके आधार पर हम अभियोग भी पंजीकृत करेंगे। सर, जैसे कि वो फिजियोथेरेपी का छात्र था, एमबीबीएस बिल्डिंग में पहुंचा, ये एक सस्पेक्ट रहा सीसीटीवी में, जिस तरीके से केवल 2 शॉट उसके कैद हुए, सीसीटीवी ना मिलना आगे का, तो इसमें अभी तक क्या कुछ पहलू निकल के आए हैं? नहीं, वही मैं बता रहा हूँ कि ये सारे पहलुओं की हम जांच कर रहे हैं और जांच के बाद जो भी फैक्ट्स आएंगे हम उसमें जो है विधिक कार्रवाई करेंगे। लखनऊ के ठाकुरगंज थाना क्षेत्र स्थित एरा मेडिकल कॉलेज में एक छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में एमबीबीएस की 6ठी मंजिल से गिरकर संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। इस मामले को लेकर के लगातार स्कूल प्रशासन अपनी लापरवाहियों को छुपाता हुआ नजर आ रहा था। तभी इस मामले में पुलिस की तफ्तीश भी रुक गई, लेकिन अब मृतक छात्र आर्यन के परिजनों की ओर से जो शिकायती पत्र दिया गया उसमें कई गंभीर आरोप भी लगाए गए। उन आरोपों में ये बताया गया कि उसके बेटे को जो सीनियर छात्र थे वो लगातार प्रताड़ित कर रहे थे, यानी कि कॉलेज के अंदर पूरा रैगिंग का मामला। इसके साथ ही एक जो दूसरा गंभीर आरोप लगाया गया वो आरोप ये है कि उसके बेटे को निर्वस्त कर उसके हॉस्टल से निकाल कर एमबीबीएस की 6ठी मंजिल पर ले जाया गया और वहाँ से उसको नीचे फेंक दिया गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल इस मामले में जिस तरीके से परिजनों ने तहरीर में एक बात और कही कि बेटे का ना तो मोबाइल फ़ोन टूटा, ना ही उसके पास से जो चीज़ें काम की थी वो बरामद हुई, ना ही कमरे के उसके ताले की चाबी उसके पास पाई गई। कमरे में ताला लगा हुआ था, ताला तोड़ करके जब परिजन अंदर पहुंचे तो वहां से भी कुछ खास चीज़ें नहीं मिली, ना ही जो उसके बेटे ने जो कपड़े पहने हुए थे, जैसा कि कॉलेज प्रशासन के द्वारा कहा जा रहा था, वो कपड़े दिए गए। फिलहाल अब इस मामले को लेकर के पुलिस ने साफ तौर से कहा है कि अब परिजनों की जो तहरीर मिली है उस तहरीर के आधार पर पूरी जांच पड़ताल बारीकी से की जाएगी। आखिर वो छात्र अपने हॉस्टल से एमबीबीएस बिल्डिंग तक कैसे पहुंचा उसकी भी तफ्तीश बारीकी से की जाएगी। अगर कॉलेज प्रशासन इस मामले में किसी तरह की हीला हवाली करता है तो उसको लीगल नोटिस भेजी जाएगी और उसके आधार पर
पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा और अगर किसी तरह के कोई साक्ष्य मिलते हैं तो उसके आधार पर स्कूल प्रशासन के खिलाफ भी एक बड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई तो उस मामले को लेकर के पुलिस और स्कूल प्रशासन शुरुआती तौर पर आत्महत्या इस मामले को दर्शा रहा था, लेकिन अब जो तहरीर मिली उसके आधार पर पुलिस 302 का मुकदमा दर्ज करते हुए अब अपनी तफ्तीश भी शुरू करेगी और जांच में खुलासा करने का दावा भी कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ मोहम्मद कलीम, प्राइम टीवी, लखनऊ। खबर लखनऊ के ठाकुरगंज थाना क्षेत्र की है, जहां बालागंज चौराहे के पास एक निजी अस्पताल के बाहर ऑक्सीजन सिलेंडर फटने से एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। वहीं अभी भी एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है, जिसका इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि करीब 2 साल पहले चिन्हट इलाके में चल रहे ऑक्सीजन प्लांट में धमाके के साथ सिलेंडर फटा था, जिसमें 3 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई थी। पुराने हादसे के बाद भी फैक्ट्री संचालकों ने अपनी मनमानी जारी रखी। इसके साथ ही प्रशासन ने भी किसी तरह की कोई सख्ती नहीं की। ठाकुरगंज में हुई घटना में दूसरे दिन भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। पुलिस के मुताबिक तहरीर मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के द्वारा तत्काल मौके पर पहुंच करके कार्रवाई की गई और उनको हॉस्पिटल भेजा गया, लेकिन दुर्भाग्य से एक की जो है मृत्यु हो गई और इसमें हमारी तरफ से पूरी कार्रवाई की जा रही है। जो मृतक के परिजन हैं उनसे भी बातचीत की गई है, उनको बुला करके उनसे कहा गया है कि यदि किसी तरह की कोई भी बात है तो लिखित दें, जिसमें हम लोग कार्रवाई करेंगे। तो अभी उनके परिजनों की तरफ से कोई हमको तहरीर नहीं मिली है, जैसे ही मिलता है हम निश्चित कार्रवाई करेंगे। सर, कई हॉस्पिटल ऐसे हैं जहां पर इस तरीके से खुले में ऑक्सीजन सिलेंडर पूरे मंगाए जाते हैं, कई बार लापरवाहियां बरती जाती है, तो उसको लेकर के आपका क्या ध्यान रहेगा? इस संबंध में निश्चित रूप से सारे हॉस्पिटल नोटिस भेजी जाएगी और उनको जो है ये समझ में आगाह भी किया जाए। हम इसमें जो है जो हेल्थ है सीएमओ की तरफ से भी हम लोग बात करेंगे उनसे भी, और इसमें सारे एक गाइडलाइंस जो है जारी होगी। ऑक्सीजन प्लांट संचालक लगातार अपना मनमानी रवैया अपना रहे हैं, जिसके कारण हादसे भी जन्म लेते हैं। क्योंकि ठाकुरगंज में जिस तरह से ऑक्सीजन सिलेंडर का धमाका हुआ, जिसमें एक की मौत हुई जबकि दूसरे की हालत अभी गंभीर बनी है। करीब 2 साल पहले की अगर बात करें तो चिन्हट में ऑक्सीजन प्लांट में एक धमाका हुआ था, जिसमें 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। लेकिन 2 साल पहले हुए हादसे को लेकर के भी किसी तरह की कोई सख्ती प्रशासन के द्वारा नहीं दिखाई गई, जिसका खामियाजा अभी हाल ही के दिनों में हुई ठाकुरगंज की घटना बयां करती है। क्योंकि इस घटना के बाद भी अभी तक पुलिस की तरफ से या फिर जो बात की जाए जिम्मेदार अधिकारियों की तरफ से किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई। पुलिस केवल यही कहती नजर आ रही है कि अगर किसी तरह की कोई तहरीर मिलती है तो उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही पुलिस ने यह भी कहा कि जिस तरीके से जो धमाका हुआ था, उस धमाके में ऑक्सीजन सिलेंडर के जो अवशेष हैं उसको कब्जे में लेकर विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया है। डीसीपी के द्वारा साफ तौर से कहा गया कि जिस तरीके से ये घटना सामने आई है, उस घटना के बाद से सीएमओ से बातचीत करने के साथ जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उनको एक लीगल नोटिस भेजा जाएगा, जिसमें साफ तौर से कहा जाएगा कि अगर उनके द्वारा लापरवाहियां बरती जा रही हैं, क्योंकि जो संचालकों के द्वारा ऑक्सीजन सिलेंडर भेजे जाते हैं और उठाने रखने में भी अगर किसी तरह की लापरवाहियां होती हैं तो उसके आधार पर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। हॉस्पिटल के खिलाफ तो कार्रवाई ठीक है, लेकिन जो संचालक हैं उन संचालकों के खिलाफ अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है, क्योंकि 2 बड़ी घटनाएं हो गई, लेकिन जिम्मेदार अभी तक आंख बंद किए हुए हैं। तहरीर का इंतजार कर रहे हैं, तहरीर मिलने के बाद कार्रवाई होगी। तब तक न जाने कितनी घटनाएं सामने आएंगी। फिलहाल अधिकारी इसी बात पर कायम है कि तहरीर मिलेगी, कार्रवाई होगी, लेकिन अब तहरीर कब मिलेगी, कब वो पुलिस एक्शन लेगी, लेकिन लीगल नोटिस जो भेजने की बात कही गई, वो लीगल नोटिस भी आखिर कब तक भेजी जाएगी, ये भी अपने आप में एक सवाल बना हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ मोहम्मद कलीम, प्राइम टीवी, लखनऊ।
पुलिस और साइबर सेल की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां अंतर जनपदीय लुटेरे के गिरोह से 2 लोगों को गिरफ्तार करते हुए पुलिस ने लाखों रुपए सहित एक अवैध पिस्टल, मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन बरामद किया है। दरअसल इस पूरे मामले की धरपकड़ में कूरेभार और साइबर सेल की टीम शामिल है। इस टीम ने जयशंकर तिवारी उर्फ सुमन तिवारी नामक युवक को एक अवैध पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया था। पूछताछ के बाद पता चला कि वह एटीएम व बीएनए मशीनों में छेड़छाड़ कर अपने साथियों के साथ मिलकर अवैध रूप से पैसे निकाला करते थे। ये एक नया टाइप का क्राइम है जिसका आज खुलासा किया गया है। इसमें एक जयशंकर तिवारी को थाना कूरेभार पुलिस ने कल रात को मुझे इस तिराहा से पकड़ा था। इसके पास से इसने बताया कि मैंने एक सिक्योर वैल्यू नामक कंपनी है, उस कंपनी के लोगों को डरा धमका रहा हूँ, उसके लिए ये मैंने पिस्तौल खरीदी है। तो जब ये बात हमारे सामने आई तो हमने उस कंपनी से कांटेक्ट करने की कोशिश की, जिस कंपनी के बारे में ये बता रहा था। तो जब उस कंपनी से हमने कांटेक्ट किया तो पता चला सिक्योर वैल्यू जो कंपनी है वो एक्चुअली एटीएम मशीन में कैश लोडिंग और अनलोडिंग का काम करता है। इसमें ये लोग क्या करते हैं, जो कैश जो डिपॉजिट होते हैं आम जनता द्वारा अपने कार्ड के माध्यम से एटीएम में जो कैश डिपॉजिट करते हैं, ये लोग उसमें आते हैं, उस कैश को निकालते हैं, उसको सील करते हैं और करेंसी चेस्ट में रख देते हैं या बैंक करेंसी चेस्ट में उसको भेज देते हैं। अब खबर उत्तर प्रदेश के कानपुर से है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर सुसाइड करने वाले किसान बाबू सिंह की मौत पर अब सियासत शुरू हो गई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्वीट कर किसान की मौत को लेकर सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। तंज कसते हुए पूछा है कि आखिर भाजपाइयों को अपराध में विशेष छूट क्यों मिलती है। साथ ही पूछा भाजपाइयों पर बुलडोजर से कार्रवाई क्यों नहीं होती है। बता दें कि मामले में कानपुर पुलिस ने अब तक परिजन समेत 50 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की है। मेरे पापा ने आत्महत्या कर ली और सिर्फ इसकी वजह आंसू दिवाकर है और बबलू। इन दोनों लोगों ने मेरे पापा के साथ बहुत गलत किया। इनको जेल होनी चाहिए, इन्हें सजा मिलनी चाहिए। मेरे पापा की सारी खेती हड़प ली और पैसे भी नहीं दिए। मेरे पापा इधर उधर लगते रहे, इनके पास जा रहे हैं, उनके पास जा रहे हैं। सोच रहे थे मुझे न्याय मिलेगा। शाम को मेरे पापा ने बोला कि छोटू हम हार गए। मैंने कहा नहीं पापा, आप अभी हारे नहीं हो, अभी न्याय मिलेगा। लेकिन नहीं, उन्हें लगा कि नहीं हम हार गए, छोटू हम हार गए, अब हम जिंदा नहीं रहेंगे। मैंने कहा नहीं पापा, अभी न्याय मिलेगा आपको। लेकिन ये आंसू दिवाकर ने 1 रुपया नहीं दिए मेरे पापा को। खबर औरैया के एरवा कटरा थाना क्षेत्र से है, जहां खेत पर सिंचाई के लिए लगी पानी की मोटर अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर ली गई। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात चोरों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर लिया था। वहीं अब मामले में कार्रवाई करते हुए चोरी की पानी की मोटर सहित 3 चोर को गिरफ्तार भी किया है। बता दें कि तलाशी में रजनेश और अजय के पास से 315 बोर के देशी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए। वहीं सीओ अशोक कुमार ने बताया कि पकड़ने वाली टीम को पुलिस अधीक्षक के द्वारा 5000 का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। आज के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।